हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी ओके जॉब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम भौतिक स्वरूपों की बात कर रहे थे। भौतिक स्वरूपों की बात करें तो हमने पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में देखा और पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में दोनों कक्षाओं में मैंने शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मैं यहाँ पीडीएफ से आपको कुछ तथ्यों की और जानकारी दे देता हूँ। देखो ध्यान से, यह भारत के भौगोलिक प्रदेश है। अगर बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बढ़ रहे थे, यह चतुर्थ महाकल्प यानी अगर चतुर्थ महाकल्प की बात करें तो यह आता है नूतन काल। और अगर इसका वर्ष देखा जाए तो इसका वर्ष 10 लाख वर्ष पूर्व। यह नियोजोइक एरा के, यहां से ध्यान रखो, प्लीस्टोसिन काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है और यह 33 सागर का अवशेष है। अगर 33 सागर के अवशेष की बात करूं तो यहाँ हमें पता चलेगा कि यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलें, जैसे मैं कहूं कुचामन, डीडवाना, इस प्रकार की खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानें, और इन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। और ये जो जीवाश्म ईंधन है इनमें पेट्रोलियम, कोयला और गैस के भंडार पाए गए। तो दोस्तों यहां से देखो, आपको पता चल रहा है कि 33 सागर के अवशेष है, क्योंकि खारे पानी की झीलें पाई गई है। और अवसादी चट्टानें जो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, उनका भी यहाँ बहुत तेज से उत्पादन हो रहा है। और बहुत सारे अगर भूगर्भीय जांच करवाई गई है, जिसमें बहुत सारे उत्पादन या बहुत सारे खनिजों का पता लगा है। आगे बात करें अपन क्षेत्रफल की, तो यह राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल है, लगभग 1,75,000 किलोमीटर। अगर भारत की बात करूं तो भारत का यह 62% है, क्योंकि भारत के 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों में फैला हुआ है। और इसी के साथ में अगर देश की बात करें तो पाकिस्तान में इसी क्षेत्र को कहा जाता है चेलिस्तान। पूछ लिया जाए तो याद रखना, चेलिस्तान पाकिस्तान में। इसके बाद में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 40% है और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में प्रथम स्थान। इसकी जो लंबाई है 740 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी जाए तो 740 किलोमीटर, चौड़ाई देखी जाए तो 300 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर की ऊंचाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। और उपोष्णता की दृष्टि से देखा जाए तो 9वां स्थान है। अब मैं आपको बता दूं 9वां स्थान है। अगर हमारे यहाँ राजस्थान के मरुस्थल को देखोगे आप, तो राजस्थान का मरुस्थल निम्न वायु दाब केंद्र बनाता है। निम्न वायु दाब केंद्र विकसित करता है। और निम्न वायु दाब केंद्र विकसित होने के कारण यह मानसून को प्रभावित करता है, यानी मानसून को बुलाता है। प्रभावित
यानी अगर देखा जाए, अगर निम्न वायु दाब राजस्थान में नहीं बने तो भारत के जो पूर्वी हिस्सा है उसमें वर्षा नहीं हो। यह निम्न वायु दाब बनाकर भारत में संपूर्ण जो पूर्वी भाग है उसमें वर्षा करवाता है, मानसून को आगमन देता है और ऋतु चक्र को पूरा करता है। यानी नियमित करने का काम ऋतु चक्र को, अगर नियमित, तो यहाँ अपने लिख सकते हैं यह ऋतु चक्र को नियमित करता है, चक्र को नियमित करता है। आगे देखो इसका वर्गीकरण किया गया है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क रेतीला अर्ध शुष्क प्रदेश, यह दिया हुआ है दोनों। इसके बाद में देखा जाए शुष्क प्रदेश को भी शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क, तो यह थोड़ा गलत हो गया है यहाँ टाइपिंग में। वर्गीकरण शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश में किया गया है। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश की बात करूं तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश 41.50% है और युक्त प्रदेश है वो 58.50% है। अगर देखा जाए तो 10 सेमी, ये सभी गलत है यहाँ, सेमी 10 सेमी वर्षा रेखा, 10 सेमी वर्षा रेखा आपको करेक्शन करवा दिया जाएगा। उसके बाद में पीडीएफ आपको डाउनलोड कर दी जाएगी, तो आपको पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगी। सेमी वर्षा यह मरुस्थल की पश्चिमी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाता है। वर्षा रेखा क्या बनाती है? पश्चिमी सीमा रेखा। और इसकी बात करूँ तो यह जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटती है। यानी राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, एक शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। इसके बाद में देखो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाता है, पूर्वी सीमा बनाती है। 50 सेमी वर्षा रेखा, यहाँ 2 बार लिख दिया गया है। 50 सेमी वर्षा रेखा यह अरावली के समांतर गुजरती है, अरावली के समांतर गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जल के हिसाब से 2 भागों में बांटती है। इसलिए इसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो इसको महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है तथा पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, आगे देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसमें आता है गग्गर का प्रदेश। अगर बात करें गग्गर के प्रदेश की तो गंगानगर हनुमानगढ़ में जो गग्गर नदी के किनारे जो मैदानी प्रदेश है गग्गर का मैदान कहलाता है, गग्गर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। इस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। यानी गग्गर नदी की जो पाट है, जो गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसको स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से नाली कहा जाता है। गग्गर प्रदेश में स्थित गंगानगर में देखो ये एक मिट्टी पाई जाती है रियो रीना, तो पूछा जाता है गग्गर नदी से गंगानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेओ रीना मिट्टी। अगर देसी भाषा में बात की जाए तो यह जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग होती है, यानी बांगर मिट्टी का ही एक भाग है, बांगर
मिट्टी, बांगर मिट्टी का भाग। यह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो मिट्टी पाई जाती है रेओरीना, वह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बात करते हैं अपन शेखावटी प्रदेश की। तो यह सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र इसमें आता है। और इसकी जो मुख्य नदी है वह कातली नदी है, जो सिक्कर से प्रभावित होती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। ये मैंने कल आपको बताया। तोरावटी क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण हेतु कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। और पक्के कुएं बनाए जाते हैं उनको नाड़ा कहते हैं। और चौड़े जो बनाए जाते हैं उनको सर कहते हैं। और इन जोड़ के लिए राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध हुए और इनको जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जोड़ वाले बाबा, तो जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। देखो, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने वर्षा जल संरक्षण हेतु जोड़ विकास कार्यक्रम का संचालन किया। इस कारण से इसको जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, जो नागौर में स्थित है। और यह अरावली से परतक उच्च भूमि, ये मैंने आपको बता दिया, जो 3 श्रेणियों में स्थित है। पहले है मकराना श्रेणी, जो सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा मांगलो, जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगर तीसरा बात करें जायल, यह भी नागौर में फ्लोराइड युक्त जल, फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, जिससे कुब्बड़ लोगों में बीमारी हो जाती है, कुब्बड़पन की। तो यहाँ का जो क्षेत्र कहलाता है वह कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इनको करना आपको अच्छे से। इसके बाद में आता है फोर्थ पे गोडवाड़ प्रदेश, जो यहाँ पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली, इसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ऐसे लूणी बेसिन का भाग है, लूणी बेसिन का भाग है। और लूणी बेसिन के बारे में मैंने बताया कि जो लूणी नदी है वो नाग पहाड़ से निकलती है। आगे देखो, लूणी जो नदी है वह पाली, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर में प्रभावित होती है। अजमेर से निकलती है। इसी में देखो 56 की पहाड़ियां, जो सिवाना से बालोतरा यानी बाड़मेर में, कहां पर, बाड़मेर में इस प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है। गुमदाकार है और गुमदाकार है। और इस पर एक पाया जाता है नाकोड़ा, एक पर्वत पाया जाता है नाकोड़ा, जो भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कल मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात करें तो इससे ही जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है, क्योंकि इसमें पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। हल्देश्वर महादेव मंदिर पिपलूद गांव में, तो इसे पश्चिमी राजस्थान का क्या कहा गया है, माउंट आबू कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में देखो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो जालौर में है। डोरा पर्वत 869 किलोमीटर, शायद मैंने 894 आपको बताया, वहां आप करेक्शन कर लीजिए, ये सही है 869 मीटर। आगे देखो इसराना भाखर 838 मीटर है। इसके बाद में सेजा भाखर आता है 750 मीटर है। जारोल पर्वत आता है 548 मीटर है। एक मिनट, जारोल है वो पर्वत 548 मीटर है। सुंदा पर्वत आता है जो 530 मीटर है। और यह सुंदा माता का मंदिर भी इसी पर्वत पर स्थित है, सुंदा माता का मंदिर। और आपको पता हो तो यहाँ रोपवे का विकास किया गया है। आगे देखो, अब देखते हैं राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल की प्रकारों की बात करें तो हमादा, उसके बाद में रेग, इरग, इनके नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में स्थित पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है। ये मरुस्थल गलत लिखा है यहाँ, मरुस्थल है
सौर ऊर्जा का उत्पादन की विपुल संभावना है यहाँ, इसलिए सीज का निर्माण किया गया। और सीज के बारे में मैंने बताया, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, जो अक्षय ऊर्जा निगम, ये देखो यहाँ दिया हुआ है अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा निगम की बात करूँ तो 2000 में इसकी स्थापना हुई, 2002 में इनको मिला लिया गया। ये RSPCL है, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और ये रेडा है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर इसके निर्माण की बात करूं तो 1985 में, और इसका निर्माण हुआ था 1995 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेडा का और RSPCL का, आपसे सन पूछ लिया जाएगा। इनको मिलाया गया है 2002 में, अक्षय ऊर्जा निगम में 2002 में मिलाया गया। और अब जो अक्षय ऊर्जा निगम है वह सौर ऊर्जा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कर रही है। इसके बाद में आता है रेग की बात करें तो हमादा के चारों तरफ जो स्थित मिश्रित मरुस्थल है उसे रेग कहा जाता है। रेग की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जो महान मरुस्थल पाया जाता है, संपूर्ण मरुस्थल पाया जाता है, वह रेग होता है। इसके बाद में देखो लघु मरुस्थल, गुजरात से लघु मरुस्थल की बात करें तो गुजरात से बीकानेर के मध्य जो मरुस्थल स्थित है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। बालुका स्तूपों के प्रकार देखिए, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, अगर अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप की बात करें तो यह रेखीय स्तूप, अलब स्तूप और शीप आता है, शीप प्रकार के बालुका स्तूपों के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह देखा जाए पवन की दिशा के समांतर होते हैं, इस तरह से बनते हैं। अगर इनको स्थानीय भाषा में कहा जाए तो धोरे कह सकते हैं। ऐसे सबसे बड़े बालुका स्तूप पाए जाते हैं। पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालुका स्तूप है। इनका विस्तार देखा जाए तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा, पश्चिमी जोधपुर में भी पाए जाते हैं। इसके बाद में देखो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, यह समकोणीय बालुका स्तूप होते हैं। और समकोणीय बालुका स्तूप जब बनते हैं जब कोई अवरोध हो, यानी यहाँ में ये पवन की दिशा है और पवन की दिशा में इस प्रकार से बनने वाले जो बालुका स्तूप है उनको कहा गया है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और यह पवन की दिशा में लंबवत बनते हैं, समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप है। अगर इनके राजस्थान में बालुका स्तूपों का विस्तार बताया जाए तो मैंने आपको बताया था कि यह है पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, रावतसर, हनुमानगढ़, करणी माता बताया था मैंने देहसनोक में, बीकानेर। इसके बाद में सीकर, झुंझुनू, नागौर में भी कुछ भागों पर ये बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बरखान बालुका स्तूपों की। तो बरखान बालुका स्तूप सबसे ज्यादा गतिशील बालुका स्तूप होते हैं और यही वनस्पति रहित बालुका स्तूप भी होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मरुस्थलीय विस्तार की बात की जाए तो मरुस्थलीय विस्तार में सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वह भी बरखान बालुका स्तूपों का रहा है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। देखो इनकी जो बनावट होती है वो पवन की दिशा इस प्रकार से होगी तो ये इस प्रकार से होंगे, ये बनते जाएंगे। अगर इधर से चलेगी तो धीरे धीरे इसकी संख्या इधर से बढ़ती जाएगी। अगर इधर से चलेंगे तो धीरे धीरे इसकी संख्या इधर से बढ़ती जाएगी। तो यह बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, इसलिए इसको अगर कहा जाए तो राजस्थान का जो मार्च होता है मरुस्थलीय मार्च वो भी कह सकते हैं। तो ये देखो ये मरुस्थल जो पाए जाते हैं बरखान, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक बालुका स्तूप है, यानी मरुस्थलीकरण का सबसे ज्यादा अगर कोई बालुका स्तूप है तो वह है बरखान बालुका स्तूप। और यहां लिख दो यह वनस्पति रहित है, वनस्पति रहित। भाई वनस्पति रहित रहेंगे क्योंकि आपको पता है जब एक जगह टिकी नहीं रहे हैं, अब हमेशा ये बदलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो वहां वनस्पति होगी नहीं। तो यहां देखो इसके बाद में बरखान का राजस्थान में विस्तार बालेरी चूरू, मुख्य रूप से याद रखना बालेरी चूरू,
में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में ओसिया, जोधपुर, लूण, करणसर, बीकानेर में भी सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूपों की बात करूं तो तारा बालुका स्तूप इस तरह के पाए जाते हैं। ये तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं जिनमें पवन की दिशा इस प्रकार से होती है और यह एक ऐसे क्षेत्र पर पाए जाते हैं जैसे कोई हमादा है, तो उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे ये इस प्रकार से बालुका स्तूप बनते रहते हैं इसके पास तो ये तारे की आकृति ले लेते हैं, तो ये तारा बालुका स्तूप कहलाते हैं। ये सूरतगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैले हुए हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूपों की बात करें तो ये अर्ध चंद्राकार होते हैं, गति नहीं करते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं पैरा बालुका स्तूप। आगे देखो, इसके बाद में सफर काबीज। सफर काबीज की बात करें तो छोटी छोटी झाड़ियों के सारे बनने वाले बालुका स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में बनते हैं और सबसे छोटे बालुका स्तूप होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पाली एकमात्र ऐसा जिला है जहां बालुका स्तूप नहीं पाया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाली में कोई बालुका स्तूप नहीं पाया जाता है। इसके बाद में देखो, राजस्थान के बालुका स्तूपों में सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब देखो शब्दावली है यहाँ कुछ। लू क्या है? लू हमें पता है कि गर्मियों में जब हवा चलती है, जो पश्चिमी हवाएं आती है, तो हमें गरम गरम सा एहसास होता है और वो जो गर्म हवाएं होती है उसे ही कहा जाता है लू। यानी अगर कहा जाए गर्मियों में चलने वाली गरम हवा स्थानीय भाषा में लू के नाम से जानी जाती है। स्थानीय भाषा में लू के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम बबूलिया की। तो बबूलिया होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे हैं और रेगिस्तानी इलाका है, तुरंत वहां से एक गुब्बार सा इस तरह से निकलता है और फैलता जाता है। तो यह अचानक आकस्मिक जो चक्रवात होते हैं वो कहलाते हैं बबूलिया। तो यह अपने पश्चिमी इलाकों में खूब देखने को मिलते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में बात करें तो अकस्मात, तो यहां मैं लिखूंगा अकस्मात आने वाले वायु चक्रवात। देखो ये कुछ छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, तो ये अकस्मात बनते हैं, ठीक है। माउट क्या है? देखो माउट पश्चिमी क्षेत्रों में रबी के टाइम यानी सर्दियों के टाइम जो वर्षा होती है, इसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, यानी भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों से जो सर्दियों में वर्षा होती है माउट कहलाती है। और अगर माउट की बात करें तो सबसे ज्यादा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। और गेहूं की फसल, अगर गेहूं नहीं आए तो रबी आ सकता है, तो रबी की कोई भी फसल आ जाए तो आपको माउट में करना है। इसके बाद में आता है पुरवैया। देखो पुरवैया क्या होती है? कभी कभी अपने गांव में बड़े लोग बोल देते हैं कि भाई पुरवैया चल रही है, बरसात आएगी, यानी इसका मतलब ये है कि मानसून की सूचना देती है। ये मानसून की सूचना कौन देती है? पुरवैया देती है। यानी मानसून से पहले
मानसून से पहले दक्षिण पश्चिमी सॉरी उत्तरी दक्षिणी पूर्वी मानसून से, या मैं दक्षिणी पश्चिमी लिखूंगा, एक मिनट, मानसून से आने वाली, या कहूँ मैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली शरद हवा पूर्वैया कहलाती है। इसके बाद में देखो यहां इसके बाद में आता है दोंगड़ा। देखो अपने देसी भाषा में दोंगड़ा क्या है। अगर दोंगड़ा देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात का मौसम पूरे क्षेत्र में होता है और कई जगह बादल बने हुए होते हैं और वहां बरसात हो जाती है, तो कहते हैं कि दोंगड़ा हो गया। यानी कुछ क्षेत्रों में जगह जगह बादलों के अनुसार क्या हो जाती है, बारिश, तो वो दोंगड़ा कहलाता है। तो यहां लिखूंगा मैं जगह जगह बादलों के स्वरूप से वर्षा होना कहलाएगा दोंगड़ा। यानी मानसून से पहले होता है ये, जब बरसात आएगी उससे पहले कई जगह बारिश होगी, कई जगह बारिश नहीं होगी, तो जो बारिश होती है कई कई जगह तो वो होता है दोंगड़ा। इसके बाद में होता है लाठी सीरीज। देखो लाठी सीरीज क्या है। अगर लाठी सीरीज की बात करूं तो जैसलमेर में ही है लाठी सीरीज। पोखरण से बालोतरा के बीच में जो क्षेत्र है वो लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इसी लाठी सीरीज में आकलवुड फोसिल पार्क पाया जाता है। और इसी आकलवुड फोसिल पार्क में एक जल पट्टी पाई जाती है भूगर्भिक, जिसमें चांदन नलकूप, आगे पढ़ेंगे, चांदन नलकूप जो थार का मरुस्थल कहलाता है, थार का मरुस्थल कहलाता है। इसी लाठी सीरीज में जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। और ये मैदान स्टेपीज घास के मैदानों के समांतर है। अगर इनमें घास की बात करें तो इसमें सबसे मुख्य घास पाई जाती है दामन घास, लिलोण घास, जो कि दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं इसी में। देखो चांदन नलकूप यहाँ दिया हुआ है। अगर चांदन नलकूप की बात करें तो जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर यह नलकूप पाया गया है। यानी यह भूगर्भिक जो पट्टी है, जो अंत प्रवाह की अगर क्षेत्र की बात करें तो अंत प्रवाह क्षेत्र का भाग है जैसलमेर में। इसे ही थार का गढ़ा कहा जाता है। थार का गढ़ा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, चांदन नलकूप को कहा जाता है। इसके बाद में देखो आकल गांव जीवाश्म। देखो आकल गांव जीवाश्म की बात करूं तो यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि यह लाठी सीरीज का भाग है, यानी हमादा क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ प्राचीन अगर बात करें तो यहाँ मध्य महाकल्प के कुछ अवशेष पाए गए हैं, जो कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं, पेड़ों की बात करूं, तो प्राचीन लकड़ी पाई गई है। यहाँ से क्या पाई गई है, प्राचीन लकड़ियाँ पाई गई है, जो लकड़ियों को अगर उनकी हाइट देखी जाए तो 10 मीटर के लगभग। इसके बाद में आता है कुलदरा गांव। अगर कुलदरा गांव की बात करें तो कुलदरा गांव में जीवाश्म अवशेष मिले हैं,
जीवाश्म अवशेष की बात करूं तो डायनासोर और व्हेल मछली, व्हेल मछली। इसके बाद में देखो बाप फोल्डर, यह महत्वपूर्ण है। बाप फोल्डर यह जोधपुर के निकट पुराजीवी महाकल्प पैलोजोइक के पार्कियान कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन की चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं। इसमें कौन से चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं? मोरेन की चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं। कल मैंने आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बताया था। इसके बाद में देखो समगांव, समगांव और दरियल। समगांव की बात करें तो यह वनस्पति रहित गांव है, वनस्पति रहित गांव है, वनस्पति रहित गांव है। इसके बाद में दरियाल की बात करें तो दरियाल एक चेंज होते हुए या परिवर्तन होते हुए या घूमते हुए, परिवर्तन या घूमते हुए बालुका स्तूपों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के बारे में आपको जानकारी दी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में भी मैंने बताया। आगे अगर आप इसी तरह से इनको अच्छी तरह से देख के जाओगे तो 100% है कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे अगर इन पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।